हेलो देयर। फूड प्रोसेसिंग सेक्टर की अंडरस्टैंडिंग डेवलप करने के लिए सबसे पहले हमें इसके फंडामेंटल नेचर को डीकंस्ट्रक्ट करना होगा। ये सेक्टर सिर्फ फैक्ट्रीज लगाना नहीं है, बल्कि ये एक वाइटल लिंक है जो एग्रीकल्चर और इंडस्ट्री के बीच ब्रिज का काम करता है। लेफ्ट साइड में दिए गए प्रोसेस लिंकेज डायग्राम पर ध्यान दें, जहां रॉ एग्रीकल्चर प्रोड्यूस जैसे टमेटो या वीट एक सिस्टमैटिक ट्रांसफॉर्मेशन से गुजरता है। एग्रीकल्चर में पुश फैक्टर्स होते हैं, यानी सरप्लस प्रोडक्शन, और इंडस्ट्री में पुल फैक्टर्स होते हैं, यानी मार्केट डिमांड। फूड प्रोसेसिंग इन दोनों को कनेक्ट करके वैल्यू क्रिएट करता है। इसे हम सनराइज सेक्टर इसीलिए कहते हैं क्योंकि इसमें ग्रोथ पोटेंशियल एक्सपोनेंशियल है। जैसा कि वैल्यू एडिशन लेवल्स ग्राफ में दिखाया गया है, इंडिया करंटली सिर्फ 10% प्रोसेस करता है, जबकि डेवलप्ड नेशंस 80% तक जाते हैं। ये जो ह्यूज गैप है, यही सबसे बड़ी अपॉर्चुनिटी है। एक क्रिटिकल इकोनॉमिक कॉन्सेप्ट यहाँ समझना जरूरी है, एम्प्लॉयमेंट और डिस्गाइज्ड एम्प्लॉयमेंट। एग्रीकल्चर में ज़रूरत से ज़्यादा लोग काम कर रहे हैं। जब फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्री डेवलप होती है तो वो रूरल सरप्लस लेबर को अब्जॉर्ब कर लेती है, क्योंकि ये सेक्टर हाई लेबर इंटेंसिटी वाला है। अब जरा स्लाइड के राइट साइड पर स्प्लिट स्क्रीन स्कीमेटिक को देखें। यहाँ हम सेक्टर को दो हिस्सों में तोड़ते हैं, अपस्ट्रीम और डाउनस्ट्रीम। अपस्ट्रीम का मतलब है इनपुट साइड, किसान से लेकर फैक्ट्री गेट तक। यहाँ मेन चैलेंज सीजनैलिटी और क्वालिटी कंसिस्टेंसी है। अगर रॉ मटेरियल स्टैंडर्ड नहीं होगा तो फाइनल प्रोडक्ट खराब बनेगा। इसीलिए हाई यील्ड सीड्स और एक्सटेंशन सर्विसेज का रोल क्रिटिकल हो जाता है। दूसरी तरफ डाउनस्ट्रीम है, यानी आउटपुट साइड, फैक्ट्री से कंज्यूमर तक। यहाँ मार्केट एक्सेस और कंज्यूमर प्रेफरेंस ड्राइव करते हैं डिमांड को। डायग्राम में आप देख सकते हैं कि प्रोसेसिंग एफिशिएंसी एक फनल की तरह काम करती है, जो रॉ मटेरियल को यूजेबल प्रोडक्ट्स में बदलती है। लेकिन अगर सप्लाई चेन फ्रैगमेंटेड होगी, जैसा कि लो यील्ड और वेस्टेज आइकन इंडिकेट कर रहे हैं, तो इकोनॉमिक वैल्यू डिस्ट्रॉय हो जाएगी। इसका डायरेक्ट इंपैक्ट इन्फ्लेशन कंट्रोल पर पड़ता है। जब हम पेरिशेबल्स एफएमवी की शेल्फ लाइफ बढ़ा देते हैं, जैसे एप्पल को जैम में कन्वर्ट करके, तो हम प्राइसेस को स्टेबलाइज करते हैं और वेस्टेज को इकोनॉमिक रिटेंशन में कन्वर्ट करते हैं। पिछली स्लाइड में हमने देखा कि सप्लाई चेन में फ्रैगमेंटेशन एक बड़ा इशू है, करेक्ट? इस प्रॉब्लम को स्ट्रक्चरली सॉल्व करने के लिए गवर्नमेंट ने पीएम किसान संपदा योजना लॉन्च की। इस स्कीम को एक अम्ब्रेला स्कीम कहा जाता है, क्योंकि ये छोटे-मोटे इंटरवेंशंस नहीं, बल्कि पूरे इकोसिस्टम को होलिस्टिकली इंटीग्रेट करती है। इसका कोर लॉजिक हब एंड स्पोक मॉडल पर बेस्ड है, जिसे आप स्लाइड के टॉप राइट कॉर्नर वाले विजुअल में देख सकते हैं। यहाँ सेंट्रल प्रोसेसिंग सेंटर सीपीसी एक हब की तरह एक्ट करता है, जहाँ हैवी मशीनरी और एडवांस प्रोसेसिंग होती है। इसके चारों तरफ प्राइमरी प्रोसेसिंग सेंटर्स पीपीसीज हैं, जो डायरेक्टली फार्म्स के पास लोकेटेड होते हैं। पीपीसीज का काम है प्रोड्यूस को कलेक्ट करना और प्री कूलिंग करना, ताकि वो सीपीसी तक पहुंचने से पहले खराब ना हो। अब हम कोल्ड चेन लाइफ साइकिल वाले विजुअल पर फोकस करते हैं, जो बॉटम राइट में है। खेती से कंज्यूमर तक का सफर टेम्परेचर सेंसिटिव होता है। जब क्रॉप हार्वेस्ट होती है तो उसमें फील्ड हीट होती है, जो बैक्टीरिया ग्रोथ को एक्सेलरेट करती है। इसलिए सबसे पहला स्टेप प्री कूलिंग है। अगर यहां गलती हुई तो बाद में रेफ्रिजरेटेड ट्रांसपोर्ट भी प्रोडक्ट को नहीं बचा पाएगा। कोल्ड चेन सिर्फ ठंडा रखना नहीं, बल्कि एक अनइंटरप्टेड टेम्परेचर कंट्रोल लॉजिस्टिक्स मेंटेन करना है, फार्म गेट से रिटेल डिस्प्ले तक। ये इंफ्रास्ट्रक्चर गैप फिल करना ही संपदा का गोल है। इंडिया मैप ऑफ लॉजिस्टिक्स में आप देख सकते हैं कि कैसे प्रोडक्शन जोन्स जैसे पंजाब वीट बेल्ट या महाराष्ट्र अनियन बेल्ट को कंजम्पशन सेंटर से लिंक किया जा रहा है। लेकिन सवाल ये है कि प्राइवेट प्लेयर्स ये इंफ्रास्ट्रक्चर खुद क्यों नहीं बनाते? इसका जवाब हाई कैपिटल कॉस्ट और लॉन्ग जेस्टेशन पीरियड में छुपा है। कोल्ड चेन सेटअप करना महंगा है और प्रॉफिट आने में टाइम लगता है। इसलिए इस स्कीम के अंडर ग्रांट-इन-एड प्रोवाइड की जाती है, जो कैपिटल सब्सिडी के रूप में 35% से 50% तक होती है। ये सब्सिडी प्राइवेट सेक्टर के रिस्क को कम करती है और उन्हें इन्वेस्टमेंट के लिए इंसेंटिवाइज करती है। एग्रो प्रोसेसिंग क्लस्टर्स का कॉन्सेप्ट भी यही है कि डिसेंट्रलाइज्ड अप्रोच अपनाई जाए। फैक्ट्री वहां लगाई जाए जहां खेती हो रही है, न कि शहर के पास। इससे ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट कम होती है और किसान को अपनी फसल का बेहतर दाम मिलता है, क्योंकि इंटरमीडियरीज कम हो जाते हैं। अब हम फोकस शिफ्ट करते हैं बड़े इंफ्रास्ट्रक्चर से छोटे एंटरप्रेन्योर्स की तरफ।
फूड प्रोसेसिंग सेक्टर का एक हार्श रियलिटी है जो स्ट्रक्चर ऑफ फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्री वाले पिरामिड विजुअल में क्लियर होता है। इस पिरामिड का बेस जो सबसे बड़ा हिस्सा है 98%, वो अनऑर्गेनाइज सेक्टर है। ये वो 25 लाख यूनिट्स हैं जो घरों में छोटे शेड्स में पिकल्स, पापड़ या लोकल स्नैक्स बना रहे हैं। इनके पास ना तो फॉर्मल क्रेडिट लोन का एक्सेस है, ना ही लेटेस्ट टेक्नोलॉजी और ना ही कोई ब्रांडिंग पावर। पीएमएफएमई स्कीम का मकसद इसी बेस को टारगेट करना और उन्हें फॉर्मल इकोनॉमी में लाना है। इस प्रोसेस को हम फॉर्मलाइजेशन कहते हैं। इस ट्रांसफॉर्मेशन को अचीव करने के लिए गवर्नमेंट ने वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट ओडीओपी की स्ट्रैटेजी अपनाई है। इंडिया के मैप पर आप देख सकते हैं कि हर डिस्ट्रिक्ट के लिए एक स्पेसिफिक प्रोडक्ट आइडेंटिफाई किया गया है, जैसे नागपुर के लिए ऑरेंज या बिहार के लिए मखाना। इसका लॉजिक इकोनॉमीज ऑफ स्केल पर बेस्ड है। जब पूरा डिस्ट्रिक्ट एक ही प्रोडक्ट पर फोकस करता है तो वहां कॉमन इंफ्रास्ट्रक्चर, प्रोक्योरमेंट और मार्केटिंग सस्ती और एफिशिएंट हो जाती है। ये क्लस्टर अप्रोच फ्रैगमेंटेशन को एलिमिनेट करता है। अब हम पीएमएफएमई बेनिफिशियरी पाथवे विजुअल को डिकोड करते हैं, जो स्लाइड के बॉटम राइट में है। एक माइक्रो एंटरप्रेन्योर को 3 तरह के सपोर्ट चाहिए होते हैं: फाइनेंस, टेक और मार्केट। पाथ ए दिखाता है कि कैसे बैंक लोन के साथ 35% क्रेडिट लिंक्ड सब्सिडी मिलती है। ये सब्सिडी फ्री मनी नहीं है, बल्कि लोन के साथ जुड़ी है ताकि बोरोवर की अकाउंटेबिलिटी बनी रहे। पाथ बी टेक्निकल अपग्रेडेशन के लिए है, जहां NIFTEM और IIFPT जैसे इंस्टीट्यूट्स ट्रेनिंग प्रोवाइड करते हैं, हाइजीन और पैकेजिंग पर। पाथ सी मार्केट एक्सेस के लिए है। अकेला छोटा व्यापारी ग्लोबल ब्रांड नहीं बना सकता, लेकिन ODOP के थ्रू कलेक्टिव ब्रांडिंग पॉसिबल है। सीड कैपिटल का कॉन्सेप्ट भी यहाँ इंपॉर्टेंट है। सेल्फ हेल्प ग्रुप्स SHGs के मेंबर्स को छोटे अमाउंट्स RS40,000 दिए जाते हैं वर्किंग कैपिटल के लिए, ताकि वो रॉ मटेरियल खरीद सके। गोल ये है कि इन माइक्रो यूनिट्स को सिर्फ सर्वाइव नहीं कराना है, बल्कि उन्हें कंपेटिटिव और सस्टेनेबल एंटरप्राइज बनाना है जो आत्मनिर्भर भारत के विजन को सपोर्ट करे। सप्लाई चेन की एफिशिएंसी ही तय करती है कि किसान अमीर होगा या गरीब। स्लाइड के टॉप सेक्शन में टॉप हाफ और बॉटम हाफ का कंपैरिजन बहुत क्रूशल है। टॉप हाफ दिखाता है ट्रेडिशनल इनएफिशिएंट चेन। यहाँ फार्म से कंज्यूमर तक पहुंचने में मल्टीपल इंटरमीडियरीज हैं: एजेंट 1, एजेंट 2, मंडी, होलसेलर। हर स्टेप पर प्रोडक्ट हैंडल होता है, जिससे वैल्यू लॉस और वेस्टेज होता है। हर एजेंट अपना कमीशन लेता है, जिससे कंज्यूमर के लिए प्राइस बढ़ जाता है लेकिन किसान को कम मिलता है। इस लीनियर स्ट्रक्चर में इंफॉर्मेशन फ्लो नहीं होती, इसलिए ट्रेसेबिलिटी जीरो होती है। बॉटम हाफ में इंटीग्रेटेड चेन है। यहाँ इंटरमीडियरीज को हटाकर एग्रीगेशन पॉइंट्स, FPOs और डायरेक्ट प्रोसेसिंग यूनिट्स को लगाया गया है। इससे सीमलेस फ्लो बनता है, वेस्टेज कम होती है और फार्मा का प्रॉफिट शेयर बढ़ता है। लेकिन सप्लाई चेन का एक और क्रिटिकल कंपोनेंट है स्टोरेज, जिसे हम अक्सर इग्नोर करते हैं। यहाँ रोल आता है WDRA, वेयर हाउसिंग डेवलपमेंट रेगुलेटरी अथॉरिटी का। ENWR इकोसिस्टम विजुअल को ध्यान से देखें। ट्रेडिशनली जब किसान फसल काटता है तो मार्केट में सप्लाई ज्यादा होने की वजह से प्राइसेस गिर जाते हैं। किसान को मजबूरी में सस्ता बेचना पड़ता है, इसे डिस्ट्रेस सेल कहते हैं। WDRA इस साइकिल को तोड़ता है। किसान अपनी फसल WDRA रजिस्टर्ड वेयरहाउस में जमा करता है, बदले में वेयरहाउस उसे ENWR इलेक्ट्रॉनिक नेगोशिएबल वेयरहाउस रिसीट देता है। ये रिसीट सिर्फ एक कागज नहीं, बल्कि एक प्लेजेबल एसेट है। विजुअल में स्टेप 3 और 4 देखें। किसान इस ENWR को बैंक के पास ले जाता है और उसके अगेंस्ट लो इंटरेस्ट लोन ले लेता है। अब किसान के पास कैश है अगली बुवाई के लिए और वो अपनी फसल वेयरहाउस में होल्ड कर सकता है जब तक मार्केट प्राइसेस बढ़ ना जाए। ये मैकेनिज्म साइंटिफिक स्टोरेज इंश्योर करता है और पोस्ट हार्वेस्ट फाइनेंस का एक्सेस देता है। साथ ही लॉजिस्टिक्स इंफ्रास्ट्रक्चर का मॉडर्नाइजेशन भी जरूरी है। विजुअल्स में किसान रेल और कृषि उड़ान दिखाए गए हैं। ट्रेन और फ्लाइट का यूज सिर्फ स्पीड के लिए नहीं है, बल्कि पेरिशेबल गुड्स जैसे फ्रूट्स, फिश को फ्रेश कंडीशन में हाई डिमांड मार्केट्स तक पहुंचाने के लिए है। IoT और GPS ट्रैकिंग से रियल टाइम टेम्परेचर मॉनिटरिंग होती है, ताकि रास्ते में कूलिंग फेल ना हो। ये सब मिलकर एक इंटीग्रेटेड ग्रिड बनाते हैं जो वैल्यू प्रोटेक्ट करता है। फूड प्रोसेसिंग का असली पोटेंशियल वैल्यू एडिशन में है, यानी रॉ कमोडिटी को हाई वैल्यू प्रोडक्ट में बदलना। इस कॉन्सेप्ट को समझने के लिए वैल्यू एडिशन लैडर विजुअल को देखें डेयरी सेक्टर में। लैडर के सबसे नीचे रॉ मिल्क है, जो लो वैल्यू है।
जैसे जैसे हम ऊपर जाते हैं, पास्चराइज्ड मिल्क, फिर बटर, घी और टॉप पर वे प्रोटीन, प्रोबायोटिक्स, मार्जिन बढ़ता जाता है। इंडिया वर्ल्ड का लार्जेस्ट मिल्क प्रोड्यूसर है, लेकिन हमारा फोकस अभी भी लिक्विड मिल्क पर है। शिफ्ट अब प्रोसेसिंग की तरफ होना चाहिए, जहां प्रॉफिट मार्जिन्स एक्सपेंशन होता है। अमूल का कोऑपरेटिव मॉडल इसका क्लासिक एग्जाम्पल है, लेकिन अब हमें चीज और वे पाउडर जैसे प्रीमियम प्रोडक्ट्स पर फोकस करना है। दूसरा मेजर सेक्टर फिशरीज है, जिसे ब्लू रेवोल्यूशन कहा जाता है। सेक्टोरल मैप में आप देख सकते हैं कि कोस्टल स्टेट्स एक्सपोर्ट हब्स हैं। यहाँ वेस्ट टू वेल्थ का कॉन्सेप्ट बहुत इंपॉर्टेंट है। फिश प्रोसेसिंग में जो वेस्ट बचता है, स्केल्स, बोन्स, उससे चाइटोसान और कोलेजन निकाला जा सकता है, जो फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री में यूज होता है। ये लैटरल थिंकिंग है, वेस्ट को भी रिसोर्स में बदलना। विजुअल में श्रिम्प एक्सपोर्ट को हाईलाइट किया गया है क्योंकि ये हाई वैल्यू कमोडिटी है। कैनिंग और फ्रीजिंग टेक्नोलॉजीज पेरिशेबिलिटी को टैकल करती हैं और ग्लोबल मार्केट तक एक्सेस देती हैं। तीसरा पिलर फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स गोल्डन रेवोल्यूशन है। यहाँ सबसे बड़ी प्रॉब्लम वेस्टेज है, अप्रॉक्स 30%। प्रोसेसिंग लेवल्स चार्ट दिखाता है कि एफएनवी की प्रोसेसिंग 10% से भी कम है, जबकि पोल्ट्री मीट में ये ज्यादा है। यहाँ इन्वेस्टमेंट स्वीट स्पॉट क्रिएट होता है। सिंपल ड्राइंग या कैनिंग काफी नहीं है, हमें एडवांस टेक्नोलॉजी चाहिए, जैसे आईक्यूएफ, इंडिविजुअल क्विक फ्रीजिंग। आईक्यूएफ टनल विजुअल को देखें, ये नॉर्मल फ्रीजिंग से अलग है। नॉर्मल फ्रीजिंग में बड़े आइस क्रिस्टल्स बनते हैं जो सेलुलर स्ट्रक्चर को डैमेज कर देते हैं, जिससे टेक्सचर खराब हो जाता है। आईक्यूएफ में हर मटर के दाने पी को अलग अलग रैपिड फ्रीज किया जाता है, जिससे छोटे आइस क्रिस्टल्स बनते हैं और सेल वॉल इंटैक्ट रहती है। जब इसे थॉ किया जाता है तो ये फ्रेश जैसा टेस्ट करता है। ये टेक्नोलॉजी एक्सपोर्ट क्वालिटी प्रोडक्ट्स बनाने के लिए मैंडेटरी है। फूड प्रोसेसिंग सेक्टर तब तक सस्टेन नहीं कर सकता जब तक कंज्यूमर का ट्रस्ट ना हो, और ट्रस्ट आता है सेफ्टी और स्टैंडर्ड से। यहाँ एंटर करता है एफएसएसएआई, फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया। पहले इंडिया में फूड लॉज बहुत फ्रैगमेंटेड थे। पीएफए, एफपीओ, एमएमपीओ अलग अलग एक्ट करते थे। एफएसएसएआई अम्ब्रेला विजुअल दिखाता है कि कैसे एफएसएस एक्ट 2006 ने इन सभी पुराने लॉज को कंसोलिडेट करके एक सिंगल स्टैट्यूटरी बॉडी बनाई। इसका मैंडेट साइंस बेस्ड स्टैंडर्ड सेट करना है, यानी रूल्स आर्बिट्री नहीं बल्कि साइंटिफिक एविडेंस पर बेस्ड होने चाहिए। ये अम्ब्रेला कंज्यूमर सेफ्टी को अडल्ट्रेशन, टॉक्सिक रेसिड्यूज और मिसलीडिंग क्लेम से प्रोटेक्ट करता है। स्टैंडर्ड्स और लेबलिंग सिर्फ लीगल रिक्वायरमेंट नहीं बल्कि कंज्यूमर एजुकेशन का टूल है। पैकेट विजुअल को ध्यान से देखें, हर एलिमेंट का एक स्पेसिफिक पर्पस है। ग्रीन ब्राउन डॉट कंज्यूमर को तुरंत बताता है कि प्रोडक्ट वेज है या नॉन वेज। प्लस एफ लोगो इंडिकेट करता है फोर्टिफिकेशन, यानी उस फूड में आयरन, आयोडीन या विटामिन ए डी अलग से ऐड किया गया है, मैल न्यूट्रिशन से लड़ने के लिए। जैविक भारत लोगो ऑर्गेनिक फूड की ऑथेंटिसिटी कंफर्म करता है। न्यूट्रिशनल टेबल कंज्यूमर को कैलोरी और फैट्स की जानकारी देता है, जो लाइफस्टाइल डिजीजेस को मैनेज करने में हेल्प करता है। एफएसएसएआई लाइसेंस नंबर एक यूनिक आईडी है जो ट्रेसेबिलिटी इंश्योर करता है। अगर प्रोडक्ट में कुछ गड़बड़ निकली तो मैन्युफैक्चरर को ट्रैक किया जा सकता है। लेकिन सेफ्टी सिर्फ फैक्ट्री में नहीं, घर पर भी चेक होनी चाहिए। अडल्टरेशन मैट्रिक्स विजुअल डार्ट डिटेक्ट अडल्ट्रेशन विद रैपिड टेस्ट इनिशिएटिव को दर्शाता है। ये सिंपल हाउस होल्ड टेस्ट्स हैं। फॉर एग्जाम्पल, मिल्क में पानी की मिलावट चेक करने के लिए ड्रॉप टेस्ट, स्लैंट सरफेस पर दूध की बूंद डालना, प्योर दूध धीरे बहता है और निशान छोड़ता है, हनी में शुगर सिरप या चिली पाउडर में ब्रिक डस्ट, ये सब कॉमन एडल्ट्रेंट्स हैं जो हेल्थ को डैमेज करते हैं। ईट राइट इंडिया मूवमेंट का कोर यही है कि सिटीजन्स को एम्पावर किया जाए ताकि वो सेफ, हेल्दी और सस्टेनेबल फूड चॉइसेस ले सकें। जब कंज्यूमर अवेयर होता है तो इंडस्ट्री पर क्वालिटी मेंटेन करने का प्रेशर बनता है। डोमेस्टिक मार्केट में स्ट्रांग होने के बाद अगला लॉजिकल स्टेप है ग्लोबल मार्केट में डोमिनेट करना। इसके लिए सरकार ने पीएलआई, प्रोडक्शन लिंक्ड इंसेंटिव स्कीम लॉन्च की। इस स्कीम का कोर ऑब्जेक्टिव है ग्लोबल चैंपियंस क्रिएट करना। विजुअल 1 में रॉकेट लॉन्च ग्राफिक इस कॉन्सेप्ट को परफेक्टली कैप्चर करता है। रॉकेट का फ्यूल है फाइनेंशियल आउटले ₹10,900 करोड़ और इसका पेलोड है इंडियन फूड प्रोडक्ट्स। गोल है 2027 तक ग्लोबल ब्रांडिंग एस्टैब्लिश करना। पीएलआई का मैकेनिज्म सिंपल है।
सरकार कंपनीज को पैसा तभी देगी जब वो इंक्रीमेंटल सेल्स और इन्वेस्टमेंट दिखाएंगे। यानी अगर आप पिछले साल से ज़्यादा बनाते और बेचते हैं तो इंसेंटिव मिलेगा। ये एफिशिएंसी और स्केल को रिवॉर्ड करता है। विजुअल 2 जो एक कैटेगराइजेशन व्हील चार्ट है, स्कीम के फोकस एरियाज को 3 कैटेगरीज में डिवाइड करता है। कैटेगरी 1 सबसे क्रिटिकल है क्योंकि इसमें हाई पोटेंशियल सेक्टर्स हैं जैसे रेडी टू कुक, RTC/RTE, मरीन प्रोडक्ट्स और मोज़रेला चीज़। मोज़रेला को स्पेसिफिकली इसीलिए टारगेट किया गया है क्योंकि ग्लोबल पिज्ज़ा मार्केट ह्यूज है और वैल्यू एडिशन पोटेंशियल बहुत ज़्यादा है। कैटेगरी 2 SMEs के लिए है जो निश प्रोडक्ट्स जैसे इनोवेटिव ऑर्गेनिक फूड्स बना रहे हैं। कैटेगरी 3 का फोकस ब्रांडिंग और मार्केटिंग पर है। सिर्फ प्रोडक्ट बनाना काफ़ी नहीं, उसे फॉरेन शेल्फ पर इंडियन ब्रांड के नाम से बेचना ज़रूरी है। इम्पैक्ट इन्फोग्राफिक विजुअल 3 इस स्कीम के एक्सपेक्टेड आउटकम्स को समराइज करता है। सबसे पहला इम्पैक्ट है कैपेसिटी एक्सपेंशन। फैक्ट्री आइकन दिखाता है कि ₹33,000 करोड़ का आउटपुट जनरेट होगा। दूसरा इम्पैक्ट एम्प्लॉयमेंट पर है। जब प्रोडक्शन बढ़ेगा तो जॉब्स क्रिएट होंगी, अप्रॉक्स 2.5 लाख्स। तीसरा और सबसे स्ट्रेटेजिक इम्पैक्ट है ग्लोबल वैल्यू चेन्स में इंटीग्रेशन। अभी तक हम रॉ मटेरियल सप्लायर्स थे, लेकिन PLI का एम है कि हम फाइनल प्रोसेस्ड गुड्स के एक्सपोर्टर बने। जब इंडियन कंपनीज ग्लोबल स्केल पर ऑपरेट करेंगी तो इकोनॉमीज ऑफ स्केल की वजह से कॉस्ट कम होगी और कंपेटिटिवनेस बढ़ेगी। ये स्कीम बेसिकली इंडियन कंपनीज को MNCs के साथ compete करने के लिए तैयार कर रही है। लेक्चर के अंतिम भाग में हम एक्सपोर्ट इकोसिस्टम और एपेडा के रोल को गहराई से समझेंगे। इंडिया का एग्री एक्सपोर्ट लैंडस्केप बदल रहा है। ग्लोबल एग्री एक्सपोर्ट फ्लोज मैप पर नजर डालें। हमारा ट्रेडिशनल बास्केट राइस बासमती, नॉन बासमती, मरीन प्रोडक्ट्स और बफेलो मीट पर हैवी रहा है, लेकिन ट्रेंड अब शिफ्ट हो रहा है रॉ कमोडिटी से वैल्यू एडेड प्रोसेस्ड गुड्स की तरफ। मेजर डेस्टिनेशंस USA, मिडिल ईस्ट और EU हैं। सीरियस एंगल, लेकिन इन डेवलप्ड मार्केट्स में एंट्री लेना आसान नहीं है। वहाँ के क्वालिटी स्टैंडर्ड्स बहुत स्ट्रिक्ट होते हैं। यहाँ एपेडा एग्रीकल्चरल एंड प्रोसेस्ड फूड प्रोडक्ट्स एक्सपोर्ट डेवलपमेंट अथॉरिटी का रोल आता है। एपेडा सिर्फ प्रमोशन नहीं करता, बल्कि ट्रेसेबिलिटी सिस्टम्स डेवलप करता है जो एक्सपोर्ट के लिए बैकबोन का काम करते हैं। एपेडा ट्रेसेबिलिटी सिस्टम्स नेटवर्क विजुअल को देखें। ये एक कॉम्प्लेक्स डिजिटल इकोसिस्टम है। एग्जाम्पल्स हैं ट्रेसनेट ऑर्गेनिक प्रोडक्ट्स के लिए, ग्रेपनेट ग्रेप्स के लिए और मीटनेट। ये सिस्टम्स फार्म लेवल से लेकर पोर्ट तक हर स्टेप को रिकॉर्ड करते हैं। अगर जर्मनी में इंडियन ग्रेप्स रिजेक्ट होते हैं तो ट्रेसनेट के थ्रू हम वापस ट्रेस कर सकते हैं कि किस किसान के खेत से वो ग्रेप आया और कौन सा पेस्टिसाइड यूज हुआ था। ये अकाउंटेबिलिटी क्वालिटी एश्योरेंस के लिए मैंडेटरी है। फाइनली, क्लियरिंग मार्केट एक्सेस हर्डल्स वाला विजुअल देखें जो एक हर्डल रेस दिखा रहा है। इंटरनेशनल ट्रेड में टैरिफ टैक्स से बड़ा बैरियर नॉन टैरिफ मेजर्स होते हैं, स्पेसिफिकली SPS सैनिटरी एंड फाइटोसैनिटरी और TBT टेक्निकल बैरियर्स टू ट्रेड। SPS मेजर्स ह्यूमन, एनिमल और प्लांट हेल्थ से रिलेटेड होते हैं, जैसे पेस्ट चेक्स या MRLs मैक्सिमम रेजिड्यूल लिमिट्स ऑफ पेस्टिसाइड्स। अगर आपके आम मैंगो में फ्रूट फ्लाई है या पेस्टिसाइड रेजिड्यूल लिमिट से ज्यादा है तो कंसाइनमेंट रिजेक्ट हो जाएगा। TBT मेजर्स लेबलिंग और पैकेजिंग स्पेक्स से डील करते हैं। इंडियन एक्सपोर्टर को इन हर्डल्स को क्रॉस करने के लिए कंप्लायंस सर्टिफिकेट चाहिए होता है। एपिडा और EIC एक्सपोर्ट इंस्पेक्शन काउंसिल यही कंप्लायंस इंश्योर करते हैं ताकि इंडियन ब्रांड ग्लोबल मार्केट में रिजेक्ट ना हो। क्रिटिकल थिंकिंग डेवलप करने के लिए यह समझना जरूरी है कि एक्सपोर्ट सिर्फ प्रोडक्शन वॉल्यूम का खेल नहीं है, बल्कि कंप्लायंस और स्ट्रिक्ट अडियरेंस टू ग्लोबल स्टैंडर्ड्स का खेल है।